बाद या 30 दिन के बाद या 10 दिन के बाद फाइल के अंदर वो पेपर्स जो आते हैं, पेपर्स पहले ही बन चुके होते हैं। इल्लीगल रिमांड इसलिए भी घातक होता है कि अगर टॉर्चर के दौरान एक्यूज या आरोपी मर जाता है तो उसका कोई पुलिस स्टेशन में कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। उसको पुलिस सड़क पे कहीं भी फेंक सकती है, लावारिस लाश की तरह। जो इल्लीगल रिमांड का टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है एक्यूज के ऊपर, और बेदर्दी से टॉर्चर किया जाता है। लीगल रिमांड के बाद का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद टॉर्चर नहीं किया जाता है, उनके तरीके चेंज हो जाते हैं पुलिस के। मेंटली टॉर्चर, फिजिकली तो बंद चोट आपको देना कि वो सामने ना आए। लेकिन जो टेरर के केसेस में देखा गया है, अगर चोटों के निशान भी लीगल रिमांड के दौरान उनको चोट पहुंचाई जाती है और निशान आते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है डॉक्टर भी उन पुलिस के साथ मिले होते हैं या उनको अपने पाले में कर लिया जाता है। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे चोटें थीं दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, क्योंकि 24 या 48 घंटे में लीगल रिमांड के दौरान आपको मेडिकल करवाना होता है। मुझको उस हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, लेकर गए। डॉक्टर को मैंने अपनी चोटें दिखाई, फौरन पुलिस वाले बोल पड़े, अरे डॉक्टर साहब, वो जो कुछ अरसे पहले ब्लास्ट हुए थे ना, जिनके शरीरों से जख्मियों के आपने लोहे की चीज़ें निकाली थी, जख्म थे, ये वही है, इसने किया था। तो डॉक्टर, अच्छा, तो ये खड़ा होकर मेरे पास क्यों आया है? मैं हूं ना बैठा हुआ, लाओ इसको स्टेशन पर, मेडिकल मैं बनाऊंगा। तो माइंड मेकअप कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे मौके पर ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जिनका मेरा वास्ता पड़ा कि अपने रूम से बाहर निकाल दिया सभी पुलिस वालों को, और मुझको एकांत में पूछा कि बताओ इन्होंने कोई ज़्यादती तो नहीं की? लेकिन बहुत कम होते हैं। वो लेडी डॉक्टर थी, लेकिन बदकिस्मती से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा, मैं 3 महीने तक रिमांड पर रहा क्योंकि केसेस ज़्यादा थे। तो तब तक वो मेरे निशान ख़त्म हो चुके थे। तब तो मालिश होती है कि इसके निशान ख़त्म हो किसी तरह। खैर, अब एविडेंस की बात आती है तो उसमें भी ऐसे केसेस में ज़्यादातर देखा गया है कि अगर बम ब्लास्ट है तो उनके ज़ख्मियों को, जो उस ब्लास्ट में ज़ख्मी हुए हैं, उनको लाकर पीसी के दौरान पुलिस कस्टडी में ही उनके सामने कबूलनामा करवा लिया जाता है, जो कि लीगल गलत है। जब ज़ख्मी के सामने, मिसाल के तौर पे, आप इनसे किसी का पर्स चोरी हो जाता है, आप कंप्लेंट करते हैं, 2 दिन के बाद आपको पुलिस थाने में बुलाया जाता है और एक आदमी को दिखाया जाता है कि भाई इसने तुम्हारा पर्स चुराया था। हाँ भाई बता, वो कहता हाँ जी मैंने चुराया था। तो आपको भरोसा हो जाएगा, हाँ इसने चुराया था, थोड़ी सी लोकेशन बता देगा। तो इसी तरह के ज़ख्मियों को उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिस तरह से डॉक्टरों को किया जाता है। और ऐसे मौके पे कई बार वो 161 के बयान में जो होता है वही 164 का जब कोर्ट के सामने बयान होता है उसमें भी जाकर वो वही कहानी बोल देते हैं। या फिर जहाँ पर ब्लास्ट नहीं होते हैं, रिकवरियाँ होती हैं, टेरर के आरोपों में बंद किया जाता है कि प्लानिंग थी, उसमें अपने इन्फॉर्मर्स को वो विटनेस के तौर पर डालते हैं, और वो इन्फॉर्मर होते हैं या उनसे कुछ उनका लाभ होता है, वो वही 164 के बयान में भी आकर बोल जाते हैं, और एक बेगुनाह को भी सज़ा हो जाती है। मेरे साथ 14 साल का एक लंबा पीरियड ट्रायल का चला, एक के बाद एक केसेस भरी हुए। 2 साल के बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। जो छोटा सा बिजनेस वो करते थे वो ख़त्म हो गया। माँ ने बाहर कदम निकाले, पैरोकारी की, लेकिन 12 साल तक उन्होंने रेगुलर तन्हा, कोई सोसाइटी, किसी तरह की कोई मदद नहीं थी। लोग मेरे पिताजी अगर किसी को सलाम करते तो मुंह मोड़ लिया करते थे।
पुलिस घर पे आके उनको जो है धमकाया करती थी। एक बार मेरी माँ ने जेल में आके मुझको बताया कि कोई रिश्तेदार मुझसे यानी मेरी माँ से मिलने आया था, उसको 5 से 10 मिनट हुए तो थाने से पुलिस आई, उसको उठा के ले गई और उससे कहती है कि तुम किस परिवार से मिल रहे हो। इनका तो बेटा टेरर के केस में, बम ब्लास्ट के केस में, देशद्रोही के केस में जेल में बंद है। तो कोई भी ऐसा आदमी, शायद मैं भी आज ऐसे घर में नहीं जाना चाहूँगा कि जहाँ पर जाने से मुझको थाने के गेट देखने पड़ते हो और SHO और पुलिस की डांट सुननी पड़ती हो। पुलिस हरासमेंट का दौर था। ऐसे माहौल में मेरी माँ को 2010 में जब 12 साल मेरी कस्टडी हो गई तो ब्रेन हेमरेज हो गया। इस दरमियान मैंने कभी भी बेल नहीं लगाई। जब मैं तिहाड़ जेल में 1998 में गया तो मेरी मुलाकात सिखों से हुई जो कि टाटा के केस के अंदर बंद थे 1984, 85, 88, 90 के समय के। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे ऊपर ऐसा केस लगा है कि तुझे बेल नहीं मिलने वाली और केस भी बहुत लंबा चलेगा। और ध्यान देने वाली बात एक ये भी है, जिस समय मेरी अरेस्टिंग हुई उस समय ना तो टाटा थी, ना पोटा थी, ना मकोका थी, ना UAPA था। सिंपल IPC की सेक्शंस थी। 95, 96 में टाटा टूट चुकी थी और 2001 में पोटा आई है और मेरी अरेस्टिंग या किडनैपिंग और ये केसेस जो बनाए गए वो 97, 98 में बनाए गए। लेकिन ट्रीटमेंट मेरे केस के साथ ऐसे किया गया जैसे कि टाटा, पोटा, मकोका के साथ किया जाता है। लंबे समय तक ट्रायल को खींचना, बेल ना देना, यहाँ तक के पेरोल तो दूर की बात, मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो कस्टडी पेरोल भी नहीं दी 1 घंटे के लिए कि मैं उनका मुंह और चेहरा देख लूँ या मिट्टी दे दूँ। सेंसिटिव केस है। तो उन सिखों भाइयों ने मुझको बताया कि तुम ऐसे केस में हो कि इसमें बेल नहीं मिलेगी। मैंने माइंड मेकअप किया और अपनी पढ़ाई भी शुरू की कि एक दिन तो निकलूँगा, कुछ बनूँ। तो बेल लगाने का फ़ायदा नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि किस किस में बेल लगाऊंगा। लेकिन जब 2010 में मेरी माता जी को ब्रेन हेमरेज हुआ, बिस्तर पे आ गई, पैरालाइज भी हो गया उनको, तो मैंने अपने वकील साहब से कहा कि प्लीज़ मेरी अब बेल लगा दीजिए, मुझको उम्मीद है बेल मिल जाएगी। तब तक मैं दिल्ली के केसेस से बरी होकर, लगभग 12 केसेस बरी हो चुके थे उस वक्त, एक्विटल हो चुका था और गाज़ियाबाद की डासना जेल में जा चुका था और मुझको उम्मीद थी कि बेल मिल जाएगी। उसके ग्राउंड थे, एक तो मेरी कस्टडी पीरियड 12 साल मुझको कंटिन्यू जेल के अंदर हो चुके थे। दूसरा ग्राउंड था मेडिकल का, मेरी माँ का, कि उनकी देखभाल के लिए घर के अंदर देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तीसरा ग्राउंड था इस तरह जो ट्रायल मेरे ऊपर सेक्शन में चल रहा है, जिन धाराओं के तहत, जिन सेक्शन के अंतर्गत इसी तरह के केसेस मेरे ऊपर और भी थे, जो कि 12 केसेस थे वो बरी हो चुके हैं, उनके जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लगाई। चौथा ग्राउंड मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं हम। 42 एविडेंस थी, उसमें से 15 उस वक्त तक हो चुकी थी जब बेल मैंने दाखिल करवाई और उसमें प्राइम स्टार विटनेसेस भी थे प्रोसिक्यूशन के, लेकिन वो कोई भी इन 15 में से और स्टार विटनेसेस में से कोई भी प्रोसिक्यूशन और पुलिस की कहानी को सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसको हॉस्टाइल कह सकते हैं। हॉस्टाइल कहना तो मुझको बड़ा अजीब लगता है, मैं तो कहता हूँ सच्चाई के करके। तो और सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल सेक्शन 21 का भी हवाला दिया उसमें। तो मुझको लगता था कि मेरे पास अच्छे ग्राउंड हैं और मुझको अब तो मिल जानी चाहिए, कम से कम कस्टडी तो है। सुनवाई हुई, जज साहब ने रिजर्व किया फैसला,
अगली तारीख पे आके पता चला कि बेल रिजेक्ट कर दी है जज साहब ने। आधार कोई कानूनी तो होना चाहिए, कोई रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कोई मेरिट की, कोई केस की नहीं। एक लाइन थी, केस बहुत सेंसिटिव है, दुख हुआ लेकिन लाचार, मुझको इसी अदालत से न्याय मिला है और आगे भी मिलेगा, विश्वास है। उस वक्त भी था, बर्दाश्त कर लिया, चले जज साहब की मर्जी। लेकिन चंद दिनों के बाद मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें एक केस का जिक्र था कि 1987 में हाशिमपुरा मलियाना, जिसको अभी 22 मई को 30 साल पूरे हुए हैं, उसमें 42 मैं इसलिए सोच रहा हूं कि मुसलमान कहूं या नहीं, नौजवान ही कहूं, इंसान थे वो। 42 इंसानों की हत्या की गई पीएसी पुलिस के द्वारा 1987 में। अखबार में लिखा था वो केस आज भी चल रहा है, मतलब उस वक्त 2010-11 में जब बेल दाखिल की थी मैंने, और सभी एक्यूज्ड बेल पर हैं। मैं उस कोठरी के अंदर बिल्कुल दिमाग बंद हो गया और सोचने लगा कि सेंसिटिव केस कौन सा होता है। जिस आरोप में मैं गाजियाबाद की जेल में था और मेरे ऊपर जो सेक्शन लगाई गई थी और जो उस ब्लास्ट में हानि हुई थी, 2 मर्डर, 18 इंजर्ड, मेरी संवेदना उन जख्मियों और मृतकों के साथ हैं। तो जज साहब की नज़र में ये सेंसिटिव है। 42 मर्डर वालों को बेल, 2 मर्डर वालों को बेल नहीं। सेंसिटिव केस कौन सा होता है? क्या नाम मोहम्मद आमिर खान आने से वो पैमाना तय होता है कि सेंसिटिव केस कौन सा है और कौन सा नहीं है? आखिर क्या वजह है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों और दलितों और कमज़ोरों को ही फांसी की सज़ाएं दी जाती हैं? दंगा जब होते हैं उनके अंदर क्यों फांसी के सज़ाएं नहीं दी जाती हैं? ये एक अलग तरफ में चला गया हूं बातों में। बहरहाल, तो इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि भले ही आज मुसलमान ख़ास तौर पर विक्टिम्स बने हुए हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि यूएपीए, टाटा, मकोका, पोटा को अगर हम देखें उनमें इनकी संख्या ज़्यादा है। पर मेरा जेल के अंदर 14 साल का जो अनुभव है उसकी बुनियाद पे मैं ये कहता हूँ कि ये अत्याचार सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। हालात, टाइम और पॉलिटिक्स के हिसाब से विक्टिमाइज बदलते रहते हैं। 1980, 84, 90 में सिख थे, फिर कश्मीरी हुए, फिर IM के नाम से मुसलमान हुए, और ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, जेलों में सबसे ज़्यादा 3 से 4 किस्म के लोग मैंने देखे हैं। गरीब, अशिक्षित, असहाय और कमज़ोर, और किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म से हो सकते।